गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हाल चाल। मैं रजनीश गुप्ता आज आपको पॉलिटी का टॉपिक लेकर आया हूँ। पॉलिटी, राजनीति, मज़ा आएगा आपको। आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी यानी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए वास्तव में पॉलिटी जो है यूपीएससी के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी आपका कहने का मतलब इससे एक बहुत अच्छी बुक आती है, माना जाता है फेमस बहुत बुक है, यम लक्ष्मीकांत की। यम लक्ष्मीकांत की बुक है, कांत की बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक है, बहुत फेमस बुक है। और इससे बच्चे जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं इसको यूज जरूर करते हैं। ठीक है, पॉलिटी। तो हम सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि से स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, शुरुआत कहाँ से करते हैं। हमें एक बात समझना होगा कि हमारा संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट संविधान है। लगभग 50 देशों के संविधान को निचोड़ कर बनाया गया है। उनको पढ़कर, उनको अच्छी तरीके से स्टडी नॉलेज लेकर तब बनाया गया है हमारा भारत का संविधान। तो देखिए संविधान में तमाम अनुच्छेद हैं, तमाम भाग हैं, तमाम अनुसूचियां हैं, सब कुछ तमाम उपबंध हैं। कहने का मतलब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वास्तव में आवश्यकता, अगर अंग्रेज इंडिया नहीं आए होते तो हमारे भारत देश में संविधान अब नहीं होता। हमारा देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा होता, यहाँ पर राजा रजवाड़ों का शासन होता। लेकिन वास्तव में वो आए इंडिया में एकीकृत लोग हुए, लोगों ने आवाज़ उठाया, लोग एकजुट हो गए और उनको खदेड़ दिया। बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जो है लगभग एक बात है 1600 ईस्वी के आसपास है। हम उस पर डिस्कशन बहुत विस्तार में कर सकते हैं, बहुत देर तक कर सकते हैं, डिस्कशन आपसे कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, आप बात समझिए। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होगा तो जितना भी पॉलिटी का क्वेश्चन उठेगा सब इसी के अंडर से उठेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन होगा, छोटा होगा चाहे बड़ा एग्जामिनेशन होगा, कहीं भी आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन का जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे अगर देखा जाए कि पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन उठेंगे सब इसी से उठेंगे। यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सब क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। पृष्ठभूमि हम बता दे रहे हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि 3 घंटे तक लगातार पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम 3-4 घंटे आराम से पढ़ा सकते हैं लगातार, कंटिन्यू 1 to 1। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए यार थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। देखिए बात हुआ शुरुआती कहाँ से हुआ। शुरुआत में अंग्रेज आए इंडिया क्या करने, इंडिया आए व्यापार करने। उनका मकसद क्या था, व्यापार करना। उस समय वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ। लगभग 1600 ईस्वी के आसपास वो आए, यहाँ पर व्यापार करेंगे और व्यापार करेंगे, यहाँ पर ढेर सारा धन कमाएंगे। क्योंकि इंडिया के लोग उस समय उतने ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे, क्योंकि उनकी स्थितियाँ बहुत ख़राब थीं। इंडिया में लोग क्या होते थे, राजा रजवाड़ों का शासन था, तमाम बड़े बड़े जमींदार थे, नवाबों का शासन रहा। तो कहने का मतलब ये था कुल मिलाकर कि यहाँ पर उनका मकसद था व्यापार करना। व्यापार करने की मकसद से आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर देखा, यहाँ की परिस्थितियों को देखा, और परिस्थितियों को देखने के बाद एक बात उनको समझ में आ गई कि यहाँ पर क्यों ना हम यहाँ पर इसको करते करते क्यों ना हम अपने दिमाग लगाकर यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर कब्जा करना चालू करें। और वही कब्जा करना चालू कर दिया। ये आए 1600 ईस्वी में, इनको परमिशन मिला, अधिकार हो गया कि 1600 ईस्वी में महारानी ने बोला कि आप जाकर इंडिया में अपना व्यापार कर सकते हैं। इनको पूरा अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दे दिया, वहाँ के किंग, वहाँ की रानी ने, महारानी ने इनको दे दिया। इन्होंने पहला अपना 1608 ईस्वी में कहाँ आए, इंडिया आए और अपना कंपनी की स्थापना करना प्रारंभ किया। 1608 ईस्वी में इंडिया में इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। क्या किया, ईस्ट इंडिया
कंपनी की स्थापना किया। इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, साफ साफ लिख दे रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या किए, कंपनी की स्थापना की। यहाँ तक तो बात सही थी। अब बात करते हैं 1608 ईस्वी के बाद। ये यहाँ पर फिर जिसको भाई सिंपल सी बात है, जिसको अगर ना बैठने के लिए जगह मिल जाता है, पहले खड़े होने का प्रयास करता है, स्टैंड हो गया तो बैठने के लिए ऑटोमेटिक जगह धीरे धीरे वो बना लेता है, और बैठ गया तो फैला अपना पैर क्या कर देगा, फैला देगा। पैर फैलाने के बाद फिर सोना भी स्टार्ट कर देगा। तो वही वाला हाल है, धीरे धीरे लोग चालते सब कुछ, सारी जो उन लोगों को ऐसा दिखने लगा, सब कुछ वो समझ लेते थे अच्छी तरीके, बारीकी से वो समझ लेते थे, उसके बाद कोई डिसीजन लेते थे। गाना बज रहा है, अब समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। अब बात करते हैं, ये लगातार ऐसी प्रक्रिया लगभग मान के चलिए 150 वर्षों तक चली। 1665 ईस्वी में 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में यहाँ तक 150 वर्ष तक शासन करने के बाद उनको सब कुछ पता हो गया कि कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ करना है। 1765 ईस्वी में इन्होंने दो काम किया, राजस्व जो था, राजस्व और प्लस दीवानी का जो मामला था, इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। दीवानी 1765 ईस्वी में व्यापार करते गए लगभग 150 साल के आसपास इन्होंने व्यापार किया, और उसके बाद उस समय इनका कब्जा 3 जगहों पर बहुत मजबूत पकड़ बन गई। एक बंगाल में, एक उड़ीसा में, और एक अगला वाला मुंबई में। एक 3 जगह पर पकड़ इन्होंने बहुत मजबूत बनाया, और मजबूत बनाने के बाद वहाँ पर 1773 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर गवर्नर जनरल, यानी कहने का मतलब बहुत मजबूत पकड़ बनाया। और उस समय कंपनी का शासन लगभग चलता रहा 1857 तक, 1858 तक हम कह सकते हैं। 1858 तक किसका शासन चला, एक कंपनी का शासन चला। और 1858 के बाद लगभग 1947 तक किसका शासन चला, एक कंपनी का शासन चला। यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने राज किया। अब कंपनी किसके अंतर्गत आती थी, 1949 में एक कंपनी आने लगी थी एक किंग के अंदर में, यानी वहाँ की जो महारानी थी, क्वीन थी, ठीक है, क्वीन थी, उनके अंतर्गत आने लगी थी कंपनी। यहाँ की जो किंग रहे होंगे या क्वीन थी, उनके अंतर्गत महारानी विक्टोरिया उस समय थी। क्या थी, महारानी विक्टोरिया हम कह सकते हैं, महारानी विक्टोरिया, याद रखना, विक्टोरिया। 1858 के बाद महारानी विक्टोरिया ने बहुत ज़्यादा, यानी विक्टोरिया का शासन था। अब बात ध्यान से सुनिएगा। अब बात समझ के हम 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमें क्या चाहिए था, क्योंकि कोई भी देश तभी वो आगे बढ़ सकता है, तभी वो आगे चल सकता है भाई सभी को समानता का अधिकार मिले ना, सीधी सी बात है। किसी भी कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई कंट्री हो, कोई स्टेट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, यानी कोई भी संस्था हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन हो, कुछ भी हो यार, चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है कि नहीं है। ऐसे थोड़ी चला सकते हो भाई, कोई भी चीज़ चलाने के लिए लॉ होना चाहिए, नियम होना चाहिए ना, रूल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 142 करोड़ लोग इंडिया में हैं, 142 करोड़ लोग अपना अपना कानून चलाएंगे, तब तो एक दूसरे की हत्या कर देंगे, एक दूसरे का मर्डर कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए उन लोगों ने ये प्रयास किया कि एक संविधान का गठन किया जाए, और लगभग बात है 26 नवंबर 1946 को इन्होंने क्या कर दिया, गठन किया संविधान सभा का। संविधान सभा का इन्होंने क्या किया, गठन कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में ये क्या हो गया, गठन हुआ। और 26 नवंबर 1950 के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को पूरे देश पर संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। बात सबको पता है, हमारा देश गणराज्य बन गया। गणतंत्र यानी जनता का वहाँ पर तंत्र होगा। गणतंत्र, रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है, आज क्या है, जनता का तंत्र का दिवस है, ठीक है। संविधान हम कह सकते हैं। अब अगली बात देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि अब इन दोनों के बीच में तमाम एक्ट पास हुए, कैसे कैसे यहीं से अधिनियम बनना चालू हुआ।
इंडिया का अधिनियम यहीं से अधिकांशतः यहीं से शुरुआत हुआ, इसकी पृष्ठभूमि यही है। पहला नंबर बात है, लगभग मान कर चलिए 1773 तो कहीं नहीं लिखे, 1773 में एक आया रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पहला नंबर यही एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट में पूरी कुछ बातें थी जो प्रमुख थी, आप ध्यान सुनिएगा। नंबर 1 बात इसमें एक थी रेगुलेटिंग एक्ट में, क्या थी? अधिनियम था, एक प्रकार का क्या था? एक्ट था, अधिनियम था, यानी जो क्या करते हैं, लागू करना था और इसको सबको फॉलो करना था। जैसे आज का कानून है, कोई बना दिया जाए, उस समय उन्होंने 2 काम किया। पहला काम ये था, इस एक्ट के तहत 2 काम, एक संवैधानिक वो था, एक संवैधानिक यानी कहने का मतलब महत्व था। ये जो अधिनियम था इसका संवैधानिक महत्व था, ऐसा थोड़ी ना होगा कोई एक्ट ऐसे बना दिया जाएगा। पहला इनका महत्व ये था कि संपूर्ण कंपनी का नियंत्रण वहाँ के महारानी के हाथ में होगा, यानी जो भी होंगे वहाँ पर, राजा होंगे, रानी होंगे, जो भी उस समय रहे होंगे, यानी संपूर्ण ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में होगा, यानी संपूर्ण नियंत्रण। पहला इनका संवैधानिक महत्व था, संपूर्ण कंपनी का नियंत्रण ब्रिटेन के हाथ में होगा। ब्रिटेन के किंग, ब्रिटेन के उस समय किंग थे तो किंग के हाथ में होगा, महारानी थी तो क्वीन के हाथ में, जो भी रहे होंगे उस समय। पहला नंबर आप ये जानिए, कंपनी का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में होगा? ये वहाँ के किंग के हाथ में होगा। नंबर दूसरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी राजनीतिक और प्रशासनिक जो कार्य था, कार्य करे, यानी कंपनी कार्य करे, लेकिन उसका भी नियंत्रण क्या होगा? पूरी तरीके से वो भी किसके अंडर में होगा? वो भी किंग के अंदर में होगा। यही है, यानी कंपनी में राजनीतिक और कार्यों को मान्यता तभी मिली, यानी वास्तव में वहाँ पर इसी नियम में, जैसे राजनीतिक कार्य थे, राजनीतिक थे, प्रशासनिक कार्य थे, इन दोनों को मान्यता कब मिली? इसी एक्ट में मिली कि हाँ इसके पास राजनीतिक पावर है और क्या है? प्रशासनिक पावर है, हम इस कंपनी को देते हैं। 1773 में ये लिखा गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की बात करते हैं। अब इसमें कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे हैं कि विशेषताएं क्या हैं, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी, तो हमें समझना पड़ेगा विशेषताएं इस अधिनियम की क्या क्या थी विशेषताएं। तो हम 2-3 विशेषताओं की जिक्र करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। मजाक के अंदाज में पढ़ाने का मूड है, देखिए भैया। अब देखिए, पहले विशेषता ए हुआ, ध्यान से सुनिएगा, पहली विशेषता ए हुआ, ये पहले आप जानिए कि 3 जो स्टेट थे, 3 प्रांत थे, आज की डेट में स्टेट, उस समय प्रांत हुआ करते थे बड़े बड़े। तो ये बंगाल प्रांत ये सबसे बड़ा प्रांत था, उसके बाद क्या था? उड़ीसा था, मुंबई था। ये दोनों प्रांत छोटे थे, एक बड़ा था, ये बड़ा भाई था और ये दोनों छोटे छोटे भाई थे। यानी कहने का मतलब बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र, मुंबई हो गया, ये छोटे छोटे प्रांत थे, एक बड़ा प्रांत था। अब बात ध्यान से सुनिएगा, उस समय इन्होंने क्या किया? पहला विशेषता ये हुआ, इन्होंने क्या किया? बंगाल का जो पहला नंबर, बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे और उड़ीसा के गवर्नर और इसके गवर्नर, इनका नाम बदल कर दिया गया गवर्नर जनरल। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया, जनरल कर दिया गया। नंबर 1 उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड बारेन हेस्टिंग था उनका नाम। यही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज हम लिखेंगे, बस बाकी सारी बातें आपको हम समझा देंगे। जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के, उनको बदल कर, उनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। लेकिन ये आपका उड़ीसा और जो महाराष्ट्र है वहाँ के केवल जनरल ही होंगे, ठीक है, केवल क्या होंगे? गवर्नर ही होंगे, जनरल नहीं होंगे, केवल गवर्नर जनरल। इसको बंगाल को बनाया गया क्योंकि बंगाल क्या है? बड़ा प्रांत था, और बड़ा प्रांत में इसलिए इसको उपाधि मिली गवर्नर जनरल की। बेचारे गवर्नर ही थे। अब एक बात और वहाँ पर महत्वपूर्ण ये लिखा गया कि इनका प्रभाव कोई इस पर नहीं होगा, बल्कि केवल सुझाव दे सकते हैं, केवल सुझाव दे सकते हैं। मानना होगा ये मानेंगे वहाँ के गवर्नर, और नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे। पहला नंबर तो ए हो गया। दूसरा इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें थी?
दूसरा महत्वपूर्ण बात ये था कि इनका नियंत्रण इस पर नहीं होगा, यानी बड़े वाले भाई का नियंत्रण इन दोनों छोटे भाइयों पर नहीं होगा, कि कंट्रोल में हमारे रहो, जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा आपसे। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ, दूसरी बात हुआ उसी समय लगभग क्या था 1774 ईस्वी में क्या हुआ, एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ गठन हुआ। उसमें क्या थे, तीन क्या थे, मेन जस्टिस थे, और क्या थे, एक उसमें क्या था, एक मेन जस्टिस था और तीन उसमें क्या थे, जस्टिस थे। यानी सुप्रीम कोर्ट का 1774 ईस्वी में गठन हुआ। उसमें क्या थे, एक मुख्य जज था और उसके साथ 3 मेंबर और शामिल हुए, 3 जज और 3 न्यायाधीश और सम्मिलित किए गए। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात इसमें ये थी कि जो भी कर्मचारी कार्य करता था, जो कर्मचारी कंपनी में कार्य करता था, उनसे क्या लिया जाता था, उपहार लिया जाता था। उपहार कि आप उपहार हमें दे रहे हो, समझ लीजिए। और कोई भी अगर ये बताएगा, यहाँ का काउंसिल ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई मेंबर अगर महारानी को बात पता चलेगा तो हमको छोड़ेंगी नहीं महारानी, ठीक है। तो वो करता था उपहार वाला सिस्टम अपनाया कि आप हमें उपहार देंगे इतना, तो अब मेंबर कोई भी होगा कंपनी का, वो थोड़ी वहाँ इंडिकेट करेगा तो भाई उपहार अपने खुशी से दे रहा है, तो उपहार का प्रचलन चालू किया गया, जिसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। इस अधिनियम में एक काम किया गया। अगला वाला है प्रतिबंधित कर दिया गया एक नियम। अगला वाला इन्होंने क्या कहा कि सैन्य या फिर नागरिक, सैन्य हो गया, राजस्व संबंधी हो गया, राजस्व दीवानी हो गया, देखिए राजस्व दीवानी, राजस्व हो गया, दीवानी हो गई, देखिए दीवानी, और क्या क्या, राजस्व दीवानी हो गया, सैन्य हो गया, सहायता सैन्य हो गया, और एक आप मानकर चलिए नागरिक, नागरिक। इन सब की जानकारी किसके पास होगी, वहाँ की महारानी के पास होगी, वहाँ की किंग क्राउन के पास, वहाँ की क्वीन के पास होगी। ये भी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक होगा। यानी किसको देना आवश्यक होगा, ब्रिटेन गवर्नमेंट को देना क्या होगा, बहुत अनिवार्य होगा। राजस्व संबंधी जानकारी, दीवानी संबंधी जानकारी, सैन्य संबंधी जानकारी और नागरिक संबंधी जानकारी को आपको देना होगा। ऐसा नहीं होगा आप कुछ भी करो यहाँ पर, उनको कुछ पता ना रहे, सबके सब यहाँ पर मारे जाओ, कोई भी घटना घटित हो सकती है ना। तो यानी सब कुछ ये 4 पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हैं। गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर, गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल कर दिया, क्योंकि बंगाल बड़ा प्रांत था इसलिए कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। दूसरा पॉइंट इसमें विशेषता क्या थी, 1774 में सुप्रीम कोर्ट का यानी एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और क्या थे, 3 न्यायाधीश थे। चौथा वाला था कि वहाँ के कर्मचारियों से क्या लिया, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, ऑफिसर होते थे, कर्मचारियों से क्या लेते थे, उपहार लेते थे, जिसको क्या कर दिया गया, जिसको कहने का मतलब हटा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला वाला यानी संपूर्ण राजस्व में कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, राजस्व हो गया, दीवानी हो गया, सैन्य हो गया, नागरिक हो गया, इन सब मामलों को, इन सब संबंधित मामले जो थे, इसकी रिपोर्ट कार्ड कहाँ देना होता था, ब्रिटेन गवर्नमेंट को देना होता था। ये बात आप यहाँ से समझ लीजिए। 4-5 पॉइंट ऐसे नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे, या फिर आप मान के चलिए अपने अनुसार नोट्स अपने अनुसार बना लेना। अब अगला वाला बात कर लेते हैं। ये तो आपका हो गया, थोड़ा सा विशेषताएं थी उसकी। अब अगला वाला बात करते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। तो 1773 में संशोधन हुआ, देखिएगा 1773 में जो संशोधन हुआ, क्या हुआ, संशोधन क्या क्या संशोधन हुआ। चलिए अब संशोधन कहें, चाहे उसमें कमी को डाला गया, चाहे उसमें संशोधन कहें आप, वो भाई उनके अनुसार तो संशोधन ही था। तो 4-5 बातें ध्यान से समझेंगे। पहली बात इसमें ये कहा गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो संशोधन हुआ 1773 वाले में, पहला नंबर उसमें कहा गया कि अगर जो वहाँ का गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल जो होगा, जी लिख रहे हैं, गवर्नर जनरल जो होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नहीं होगा।
गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं होगा। यानी कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से क्या होगा, जो गवर्नर जनरल रहेगा वो बरी होगा, यानी बाहर होगा। इससे सुप्रीम कोर्ट से कोई इसका लेना देना नहीं है, इसके अधिकार क्षेत्र में काम नहीं करेगा, जो इसको अच्छा लगेगा वही कार्य करेगा। पहला नंबर यही दिया गया। दूसरी बात, कंपनी के जो वर्कर थे, कंपनी के जो वर्कर थे, ऑफिसर थे, यानी ऑफिसर थे, वर्कर रहे होंगे, ठीक है, वर्कर रहे होंगे, ऑफिसर यानी हम कह सकते हैं कर्मचारी, बस बात खत्म। कर्मचारी जो थे इनको भी क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के क्या है क्षेत्र से, दायरे से बाहर रखा गया, बरी कर दिया गया कि आप टेंशन फ्री हो, आप करो। कंपनी के जो सेवक थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तीसरा काम ये किया गया, हिंदुओं और मुस्लिमों का जो निजी मामला था, निजी मैटर था, पर्सनल मैटर को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। ये कोई भी अगर निजी मामला होगा, धार्मिक से जुड़ा होगा, धार्मिक दृष्टि से अगर जुड़ा होगा, हिंदू या मुस्लिम कोई भी होगा, इन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वही मान्य होगा, क्योंकि वहाँ के उस समय क्या थे, वहाँ पर ईसाई थे, वही मान्य होगा। तीसरा पॉइंट तो ये बात समझ में आ गया होगा, यानी तीसरा इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ कि हिंदू और मुस्लिम, पहले भाई सभी सर्वधर्म संभव, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, किसी भी धर्म हो, सब धर्म बराबर है, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के संबंधित जो निजी मामले होंगे, पर्सनल मैटर होगा, उसको कौन सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। अगला वाला तीसरे के बाद अब क्या है, चौथा वाला पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, चौथा बड़ा मजेदार पॉइंट है। चौथा कह रहे हैं कि ये तो हो गया, चौथा इनका मैटर ये हुआ, इन्होंने कहा क्या कि कुछ भी अगर कोई भी मामला हो, सबसे पहले क्या है, जनरल काउंसिल, यानी जनरल काउंसिल के अंतर्गत पहले रखी जाए उस बात को, वहाँ पर मामला याचिका दायर किया जाए, ना कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाओ। सुप्रीम कोर्ट छोटे मोटे मैटर को नहीं सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट बड़े मैटर को हमेशा सॉल्व करेगा। वो क्या है, छोटा मैटर आप वहाँ पर सॉल्व करवा लो, यार मेंबर ऑफ काउंसिल हमारे पास 3 जज हैं, बड़े बड़े मैटर लेकर आओगे हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, छोटे छोटे मैटर कितना लेकर आओगे, कभी वहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ पर प्रॉब्लम है, सारा मैटर हम ही सॉल्व करें। इसलिए अच्छा होगा कि जनरल की काउंसिल जो है वो उन मैटर को आराम से सॉल्व करे, हैंडल करे। यानी कहने का मतलब ये है, यानी कहने का मतलब ये याचिका को दायर कहाँ किया जाए, जनरल काउंसिल के यहाँ दायर किया जाए, ताकि वो क्या करें, आसानी से इस पर निर्णय ले लें। हमें कोई ज़रूरत नहीं होगा, छोटा मोटा मैटर, छोटा मोटा जो भी होगा समस्या, उसको क्या कर देंगे, समाधान कर देंगे। अगली वाली बात कहने का मतलब, कोई भी याचिका कहाँ दायर ना की जाए, याचिका कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में दायर ना की जाए। अगला वाला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, दायर ना किया जाए। यही कारण था, बड़े बड़े मैटर में सुप्रीम कोर्ट में दायर करो, नहीं तो आप जनरल काउंसिल का मतलब होता है पूरी टीम, जनरल के साथ काम करने वाली पूरी टीम, यानी कमेटी, हम परिषद कह सकते हैं, ठीक है, परिषद कह सकते हैं, कमेटी कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो उस अगला वाला एक और विशेष था, ठीक है, यानी गवर्नमेंट जो गवर्नर जनरल है और जो आपका कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एक दूसरे से नियम को आदान प्रदान कर सकते हैं। भाई दोनों लोगों की सहमति होगी तो कोई हम नियम बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ना आपको प्रॉब्लम हो ना हमें प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम है आप सह लीजिए, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है हम सह लें, कोई नया नियम बना दें, ठीक है। तो ये नियम का क्या कर सकते हैं, नियम कानून का विनिमय कर सकते हैं, ठीक है, विनिमय कर सकते हैं। तो एक 5 पॉइंट देखिए, जनरल गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। दूसरा, कर्मचारी कोई होगा तो कर्मचारी भी क्या हो, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से क्या होगा, बाहर होगा, यानी इसका कोई अधिकार इस पर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का। चौथी बात है कि तीसरी बात, हिंदू मुस्लिम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रहना होगा। कोई भी निजी मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट ये क्या करेगा, इसको क्या समाधान करेगा, सॉल्व करेगा। अगला वाला, याचिका को आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल सकते हैं, छोटी मोटी याचिका को आप क्या है, जनरल इन काउंसिल के यहाँ डाल सकते हैं।
ताकि क्या हो जाए, इस पर ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा लोड ना पड़े। अगला वाला है गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट में नियम का विनिमय कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश हैं, यानी उनकी जो पूरी टीम है, जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, मेन जज थे, मेन जस्टिस थे आपके, चीफ जस्टिस हम जिसे कहते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, ठीक है ठीक है, चीफ जस्टिस थे, प्लस क्या थे, 3 जज और थे। ये क्या करने का मतलब, और इनके अंडर में बहुत सारे रहे होंगे जज, इस नियम को देखने वाले 3 लोग थोड़ी ना आए थे इंडिया, हजारों आए रहे होंगे उस समय, हजारों इनके साथ सहयोगी आए रहे होंगे, लेकिन 3 ही हेड थे सुप्रीम कोर्ट की, इन्हीं को प्रमुख माना जाता था उस समय। तो ये बात 1773 का संशोधन, आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। अगला वाला क्या है, अगला वाला भैया देखिए क्या है, हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, मन करता है 2-2 घंटे का क्लास चलाएं, लेकिन क्या करें। अगला वाला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें देखिएगा क्या हुआ, इंडिया एक्ट, ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी 3-4 पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में याचिका इसको लागू किया गया। ये है एक्ट 1781 का एक्ट है, 1781 में इसको किया गया था, समझ में आया। 1781 में इसको क्या किया गया, वो किया गया, और इसी क्या किया गया, लागू इसे किया गया पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 में बनना चालू हुआ। उसमें जो कमियां थी उसको संशोधित किया गया, यानी कमियों को 1773 की जो संशोधन हुआ था उनकी कमियों को, या 1773 में जो बना था नियम, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये 1781 में एक एक्ट बनाया गया। अब बात समझिएगा, 1781 में यानी उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 में हुआ क्या, 4-5 चीजें इन लोगों ने किया उसमें। पहला नंबर इन्होंने एक काम किया कि व्यापार का क्षेत्र अलग हो और राजनीति का क्षेत्र अलग हो। भाई दोनों एक साथ थोड़ी चल सकते हैं, दोनों राजनीति भी और व्यापार, जो राजनीति भाई या तो राजनीति में आप एक्टिव हो जाओ या तो व्यापार में एक्टिव हो जाओ, दोनों में एक्टिव होगे तो डूब जाओगे आप। तो कहने का मतलब पहला नंबर इसमें किया गया, इसमें संशोधन क्या किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में, पहला इन्होंने राजनीति को और प्लस राजनीति को अलग कर दिया, और व्यापार को, यानी कहने का मतलब अलग कर दिया, व्यापार को अलग कर दिया, राजनीति और व्यापार दोनों को अलग कर दिया। नंबर 1, राजनीति अलग रहेगा, व्यापार अलग रहेगा। व्यापार को जो देख रेख करते थे, जो निदेशक पहले देखते थे वही देखेंगे इसको, निदेशक के नियंत्रण में होगा, नियंत्रण के देख रेख में होगा, इसके नियंत्रण में होगा। राजनीति के लिए एक और कमेटी का गठन किया गया जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ, क्या बोला जाता है, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, यानी वही कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसके अंतर्गत में होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीति वो देखेगा, एक कमेटी का गठन कर दिया गया, इस समिति का गठन किया गया जिसे बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीति को वो हैंडल करेगा, इसको व्यापार को निदेशक, जो कंपनी पहले से देख रहा था, देख रेख कर रहा था, निदेशन कर रहा था, ठीक है, संचालन कर रहा था, वही करेगा। और राजनीति के लिए हम अलग सा एक कमेटी का गठन कर रहा हूँ, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें सदस्य होंगे और सभी का डिसीजन राजनीति में होगा, कैसे क्या करना है। तो ए वाला हुआ। तीसरी बात ये हुआ था कि भारत में नागरिक, सैन्य, राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण, नियंत्रण ब्रिटिश के नियंत्रण होगा, यानी जो भी नियंत्रण होगा 3 बातें उसमें बताया गया। पहला वाला तो ये आप बात समझ गए। दूसरी वाली बात हो गई नागरिक हो गया, सैन्य हो गया, सैन्य और जो भी होगा, नागरिक हो गया, सैन्य हो गया, राजस्व ये कहाँ के अंतर्गत होगा, इस सरकार के अंतर्गत होगा, यानी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत होगा, यानी कहने का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हुए होगा। ये बात। दूसरी बात, पहला राजनीति और व्यापार को अलग अलग कर दिया गया, राजनीति को, व्यापार को निदेशक चलाएगा और कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया, यही ये चलाएंगे। नागरिक हो गया, सैन्य हो गया, राजस्व हो गया, ये ब्रिटेन सरकार नियंत्रण करेगा, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। तीसरी बात इसमें क्या क्या हो गया, उस समय की बात है, पहली बार क्या हो गया कि कंपनी को क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। पहली बार उसी समय जो कंपनी के क्षेत्र को क्या कहा गया,
ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की महारानी इतना वो थोड़ी नहीं थी, बेवकूफ़ थोड़ी नहीं थी। उनको कुल मिलाकर करना था, किसी तरीके से नियंत्रण करना था, नहीं तो कंपनी वाले क्या करते, कंपनी वाले उन्हीं पर चढ़ाई कर देते या कुछ भी कर सकते थे, यहाँ पर तुम अपने अंडर कर लेते। तो यही था कि उनको धीरे धीरे इसको कंपनी को उखाड़ फेंकना था, अपना राज यानी ये कहने का मतलब आधिपत्य जमाना था। पहली बार ये हुआ 1781 के आसपास, ये कहा जाने लगा कि ये ब्रिटेन का क्षेत्र, ब्रिटेन आधिपत्य क्षेत्र है, ठीक है, ब्रिटेन ने उस पर अधिकार अपना कर लिया है, ऐसा बोला जाता था। तो ये पहली बार कहा जाने लगा, जबकि कंपनी वास्तव में पहले ही 1773 के एक्ट में ही कह दिया गया कंपनी का सारा नियंत्रण किसके अंडर में होगा, उसके अंडर में होगा। लेकिन वो लोग थोड़ी जान रहे थे, उन लोगों को लग रहा था कि नहीं ऐसा थोड़ी नहीं होगा, कंपनी वालों को नहीं लग रहा था कि ये हमारे अंडर में। फिर उसके बाद अब देखिए, कहने का मतलब ये है, 3 पॉइंट इसमें समझिए, राजनीति और व्यापार अलग अलग हो गए, नागरिक, सैन्य, राजस्व सब ब्रिटेन के अंदर निगरानी में होगा, ब्रिटेन इसका प्रमुख होगा, ठीक है, नियंत्रण ब्रिटेन के हाथ में होगा। तीसरी पॉइंट बात यह है कि जो भी क्षेत्र रहा, जो भी कंपनी का क्षेत्र रहा, उसको क्या कर दिया गया, जो भी कंपनी का क्षेत्र रहा वो ब्रिटेन का क्षेत्र अब कहलाएगा, यानी ब्रिटेन आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। 1786 का अधिनियम एक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1786 के अधिनियम में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। चलिए देखते हैं 1786 में क्या हुआ। देखिएगा 1786 का जो एक्ट है, क्या है, एक्ट है 1786 का एक्ट। इसमें जो था वहाँ का लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम था इसका, लॉर्ड यहाँ का जो जनरल था, गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, जी लिख रहे हैं, गवर्नर जनरल। लॉर्ड क्या था, कार्निस, कार्निस वाल, लॉर्ड कार्निस वाल।